यह कहानी है स्वीडन में एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के परिवार में जन्मे एक बच्चे जिसका नाम इगवार रखा गया। इगवार का जन्म 23 मार्च 1926 में जन्म हो। यह स्वीडन के इतिहास का एक ऐसा दौर था जब स्वीडन बहुत गरीबी और बदहाली के दौर में गुजर रहा था। स्वीडन की अर्थव्यवस्था की हालत काफ़ी ख़राब थी। पिताजी किसान थे जिनकी अपनी ही एक ज़मीन थी। उसी ज़मीन पे वो खेती करते थे। उसी में अनाज और सब्जियां उगाकर अपना और परिवार का पेट पालते थे। उनका घर भी खेत की ज़मीन पर ही था। बाकी घर के खर्चों को चलाने के लिए इगवार के पिताजी प्रायः जंगल जाया करते थे। वहाँ से अच्छी किस्म की लकड़ियाँ काट लाते थे और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा पाते थे। एक बार जब कुछ बड़ा हुआ तो वह अपने माँ पिता के साथ खेत के कुछ ना कुछ काम करने लगा। इस तरह पूरा परिवार खूब मेहनत करता था। इसके बाद इगवार जब 5 साल का हुआ तो उनका दाखिला स्कूल में करवा दिया गया, जिसमें इगवार को लेकर कुछ महीने बाद यह बात सामने आई कि इगवार डिस्लेसिया नाम की एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शब्दों को पढ़ने तथा समझने की परेशानी आती है। इधर पिताजी इगवार को लेट उठने की आदत और डिस्लेसिया के नाम से बीमारी से परेशान थे, जिसको लेकर वह इगवार को अक्सर गुस्से में बोल देते थे कि तू इतना लेट सोकर उठता है और पढ़ाई में भी कमज़ोर है। ऐसा ही रहा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। पिताजी यह बात इगवार को बहुत चुभती। इगवार पिता और इस बात की गलत साबित करना दिखाना चाहता था। एक दिन वो ज़िंदगी भी ज़रूर ज़रूर कुछ बड़ा कर दिखाएगा, ऐसा वो सोचता था। अपनी इस लेट उठने की आदत से अक्सर वो स्कूल लेट ही पहुंचता था, जिस वजह से मास्टर उसे खूब सुनाते। मास्टर और पिता की डांट से इगवार एक दिन ठान लिया कि जब खुद की आदत को सुधार कर रखूँगा और मुझे अपने बच्चों के साथ के बच्चों को ज़्यादा पढ़ना होगा ताकि उन तक पहुंच सकूं। जिसके चलते इगवार ने सुबह 5:30 का 5:30 बजे का अलार्म लगाया और अलार्म का स्टॉप करने वाला बटन तोड़ दिया। जब अलार्म बजने का रोज़ इगवार 5:30 को उठ जाता। एक दिन सेल ख़त्म हो गया, सुबह अलार्म नहीं बजा, फिर भी इगवार समय से पहले ही उठ गया। यह देखकर इगवार अचंभा रह गया कि यह कैसे हुआ। अलार्म भी नहीं बजा और मेरी आँख अपने आप खुल गई। जब रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत के चलते एक बार खूब मन लगाकर पढ़ाई करता ताकि वह इस डिसलेक्सिया बीमारी को हरा दे। 6 वर्ष की उम्र में एक बार पढ़ाई भी करता और अपने पिता के साथ लकड़ियाँ जाने जंगल में भी जाया जाता था। हालांकि यह उसके खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन उतनी जल्दी से चलते ही वह खेल कूद में कोई रुचि नहीं रह गई थी। उसके मन में बस एक ही धुन सवार थी, वो धुन थी कुछ बड़ा करने की। जब भी एक बार अपने पिता के साथ जाता तो वह वहाँ से लौटते हुए रास्ते में लकड़ी के कुछ अच्छे सरकड़े चुनकर लाता था। उन सरकड़ों को कलम बनाकर बच्चों को स्कूल में बेचता था और उससे वो जेब खर्च निकाल लेता था। यही से एक बार अपने इस छोटी सी उम्र में पैसे कमाने के बेहतर अवसर तलाशने लगा। जब वो 7 साल का हुआ तो अपने पिताजी द्वारा बनाई गई 3 पहियों वाली लकड़ियों की साइकिल पर माचिस बेचने जाने लगा। इसके बाद उसे स्कूल के खर्च निकलने लगे। 10 साल की उम्र में उसके पिता ने उसे साइकिल दे दी, जिस पर वह अपने आसपास के गांव में भी माचिस बेचने जाने लगा। उसी दौरान उसे पता चला कि अगर यह माचिस स्टॉकहोम शहर के होलसेल में खरीद ली जाए तो काफ़ी सस्ती पड़ेगी और इस तरह से अधिक माचिस लोगों को बेच पाऊंगा, यानी अधिक मुनाफा कमाऊंगा। वही स्टॉकहोम शहर में अपने रिश्तेदार की मदद से इकबार ने बहुत सारी माचिस गंवा दी और अब इन माचिसों को पहले से भी कुछ कम दाम में बेचने लगा। इस तरह इससे ही इकबार को कम खर्चे निकालने के बाद पहले से मुकाबले काफ़ी पैसे बच जाते थे। लेकिन इस इकबार 12 साल का हुआ तो अपनी इस आय की बड़ी कक्षा में खर्च निकालना मुश्किल हो गया। तब इकबार ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए कुछ डेकोरेशन और प्रोडक्ट भी खरीद कर बेचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ बॉल पेन और पेंसिल भी बेचने लगा। बॉल पेन बेचने का सबसे अच्छा मुनाफा हुआ कि इगवार ने होलसेल में बहुत मात्रा में बॉल पेन खरीदना चाहा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि खरीद सके। तब इगवार ने बैंक से $63 का लोन लिया और उसकी लाइफ का पहला और आखिरी लोन था। उसने अपने सभी सामान को स्टॉक करने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। साथ ही वो अपने पिता के साथ जंगल जाकर कंस्ट्रक्शन के काम आने वाली लकड़ियां लाने में भी मदद करता था, लेकिन इन सब कामों के बावजूद उसे पढ़ना नहीं छोड़ा।
20 साल तक आते आते इगवार अब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए उसको अपने बिजनेस के अधिक समय देना अनिवार्य था। इसी के चलते इगवार ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अभी तक इगवार साइकिल पर घूम घूम कर माचिस और डेकोरेशन जैसे कई अन्य सामानों को बेचने के लिए उसके पास काफ़ी अच्छी नौकरी जानकारी इकट्ठा हो गई थी, जिससे उसने यह समझा कि उसके आसपास के इलाकों में लकड़ी की बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं और कौन सा सामान कहाँ है, कितना सस्ता मिलेगा। इन सब बातों को जानकर इकबार को अच्छे से जानकारी हो गया था। अपने जमा किए हुए पैसे के अधिक सामान खरीदने तथा उन सामान को स्टोर करने की जगह अब नहीं थी, जिसके चलते इकबार ने जमा किए गए पैसे को मेल ऑर्डर बिजनेस करने का फैसला किया, जिसमें सामान को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं थी। इकबार ने अपने आसपास की लकड़ी को सामान बेचने वाले कुछ लोगों से बात की, जिससे उसने अच्छे से उनके रेट जैसी कई अन्य जानकारियाँ इकट्ठा कर ली। इसके बाद इकबार ने आसानी से मिलने वाले ऐसे सामानों को कैटलॉग मानी परिचय छपवाया, जिसमें शुरुआत के पिक्चर फ्रेम, पर्स, बॉल पेन जैसी कई छोटी चीज़ें शामिल थी। उस ज़माने में इस प्रकार का बिजनेस आज के ऑनलाइन बिजनेस जैसा ही चलता था, जिसमें दूर दूर तक केवल कैटलॉग में छपी जानकारी के माध्यम से ऑर्डर दिया जाता था। फिर उस मेल ऑर्डर को भेज दिया जाता था और पैसे की डाक के जरिए भेज दिया जाता था। इकबार बहुत कम मार्जिन पर बिजनेस करने पर विश्वास रखता था, जिसकी जिसकी एक ऑर्डर ज़्यादा और मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा माल खरीदने पर अधिक डिस्काउंट ले सके। धीरे धीरे इकबार की इसी रणनीति के बिजनेस अच्छा चलने लगा। इसके बाद इकबार ने कैटलॉग के फर्नीचर जैसे बड़े सामान शामिल करने लगे और बॉल पेन जैसे छोटे सामान लिस्ट से गायब होने लगे। पिताजी के साथ काम करते हुए इकबार की लकड़ियों की अच्छी किस्म की पहचान थी, जिससे चलते वो अपने पिता के मदद में से लकड़ियों के लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में देखकर फर्नीचर तैयार करवाने का ऑर्डर देता, फिर उस फर्नीचर के कम मार्जिन पे बाज़ार में बेच देता। इकबार ने फर्नीचर की गुणवत्ता को देखने के लिए बाज़ार में इकबार के फर्नीचर की डिमांड खूब बढ़ने लगी। माल अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाने लगा। इसी के चलते हुए इकबार के कंपटीटर्स को यह बात गवारा नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि इकबार यह नीति हमारे रेट खराब कर रहा है, जिसके चलते डिमांड कम हो रही है। इकबार के बढ़ते इस फर्नीचर की डिमांड को बाकी के नमी गिरामी कंपनियों ने फर्नीचर की डिमांड बाजार में गिरने लगी, जिससे कंपनियों को बहुत नुकसान होने लगा। इसी के चलते द स्वीडिश फर्नीचर की वुड इंडस्ट्री ने इकबार की कंपनी को बायकॉट कर दिया, जिसके चलते सबने इकबार के लिए माल बनाने और बेचने से मना कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि किसी ईमानदार इंसान को जब रास्ता एक बंद होता है तो भगवान उसके लिए दूसरा रास्ता खोल देता है। इकबार ने हार नहीं मानी, उसके पास एक पॉलिश सप्लायर से माल लेना शुरू कर दिया, जो उसे पहले से भी कम दाम पर मिलता था, क्योंकि वहाँ कच्चा माल और लेबर दोनों भी वो सस्ता मिलता था। इसके बाद इस बंदे ने दूसरे देशों के कई ऐसे सप्लायर ढूंढ के लिए जहां बहुत सस्ते में माल बनवा सकता था। इकबार ने अपने फर्नीचर ब्रांड का नाम इकिया फर्नीचर्स रखा, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, जिसका नाम आज इकिया है, होम फर्निचिंग। अब इकबार ने उस कंपनियों को बाट लगा दिया जो सोच रहे थे कि फेडरेशन द्वारा मेरे ब्रांड को बाहर निकालने जाने से कंपनी बंद हो जाएगी। देखते ही देखते सस्ते फर्नीचर की वजह से इकबार के फर्नीचर की डिमांड तेज़ी से बढ़ गई। इसी बढ़ती मांग को लेकर इकबार ने 1953 में अपना पहला शोरूम खोला। 60 के दशक तक आते आते कुछ ही शहरों में भी अपने शोरूम खोल दिए। फर्नीचर को लेकर लोगों की ज़रूरतों को देखकर इकबार के मन में सबसे पहली बार फोल्डिंग फर्नीचर का क्रिएटिव आइडिया आया, जिसके चलते इकबार ने पहली बार बाजार में ऐसा फर्नीचर उतारा कि इस फर्नीचर को लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हुआ और ज़बरदस्त डिमांड हुई। इसके बाद इकबार का बिजनेस और भी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ा। देखते ही देखते इकबार ने अपना बिजनेस कई और देशों में चलाना शुरू किया। इस तरह से पूरे यूरोप में इकबार के फर्नीचर बहुत पसंद किए जाने लगे। इसके बाद ऐसे ही मार्जिन वाली स्ट्रेटजी पर काम करते हुए लोगों की ज़रूरत और डिमांड के अनुसार कई प्रकार के बेहतर किस्म के फर्नीचर बनाने शुरू कर दिए, वो भी कम दामों पे। कहा जाता है कि जिस देश में इकबार के फर्नीचर के शोरूम खुलते थे, उस देश की लोकल फर्नीचर मार्केट की तो वाट लग जाती थी। इसी कारण यह था कि इकबार के फर्नीचर अच्छी क्वालिटी के और कम दाम पर होते थे। फर्नीचर की क्वालिटी, डिजाइन और रेट
प्रति लोगों को बहुत आकर्षित होते थे और यह देखते देखते लोगों के में बहुत सी लोकप्रियता हो जाती थी। तो दोस्तों, यह थी किस कहानी इकिया फर्नीचर की। कैसा लगा मुझे भी बताएं।